अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप देख रहे हो मेरा कश्मीर न्यूज़ और मैं हूं आपका भाई प्रोफेसर मुज़फ़्फ़र मिर्ज़ा। दोस्तों, आज की वीडियो इंतहाई मालूमाती और आम है। इसमें बैनुल-अक़वामी हालात और ईरान और इसराइल के दरमियान अब जो कुछ होने वाला है उसके बारे में मैं आपको बहुत आम मालूमात दे रहा हूँ। इस वीडियो में आपको ये भी बता रहा हूँ कि अमेरिका, इसराइल और इंडिया का प्लान किस तरह फेल हो गया है और रशिया, चाइना, तुर्की और सऊदी अरब की कोशिशों ने किस तरह रंग लाया है, किस तरह इंडिया की एक बहुत बड़ी साजिश, एक बहुत बड़ी कंस्पिरेसी, एक बहुत बड़ी गेम को चाइना, रशिया, तुर्की और सऊदीया ने बिल्कुल खामोशी से ख़त्म कर दिया और ताश के पत्ते जो कि कहते हैं बाजी है वो उल्ट के रख दी है। हुआ इस तरह दोस्तों कि आज की सबसे बड़ी खबर जो पूरी दुनिया के मीडिया पे चल रही है वो ये है कि ईरान ने अपनी तमाम अफवाज, जिनमें उनकी फ़ज़ाइया, उनकी बहरी फ़ौज और उनकी बर्री फ़ौज, उनको हाई अलर्ट बल्कि हाई रेड अलर्ट कर दिया है। अब रेड अलर्ट क्या होता है कि कोई भी मुल्क जब अपनी अफवाज को रेड अलर्ट करता है तो इसका मतलब ये होता है कि वो 1 मिनट के नोटिस पे कोई भी कार्रवाई करने के लिए रेडी हो जाए। ईरान ने अपना बहरी बेड़ा समुद्र में डाल दिया है। फ़ज़ाइया के तमाम उसके जो लवाज़मात हैं वो उसने अलर्ट कर दिए है और बर्री फ़ौज सारी की सारी तैयार हो गई है। इज़राइल के अखबारात में आज एक टॉपिक छुपा है, वो मैं आपको वही अनवान में रखूँगा। उसके मुताबिक इज़राइल ये कह रहा है कि हम कन्फ्यूज़ हो गए हैं कि क्या ईरान ने पाकिस्तान पर जो हमला किया था वो सोचा समझा मंसूबा था और पाकिस्तान ने जो वापस ईरान पे हमला किया था क्या वो भी एक सोचा समझा मंसूबा था। यानी उसका तर्जमा ये बनता है, पूरे इज़राइल का मीडिया कंफ्यूज हो गया कि नेक्स्ट चंद दिनों में क्या होने वाला है। दोस्तों, चूंकि इज़राइल हमास से जंग हार चुका था, यमन ने जिस तरह बरतानिया और अमेरिका के बहरी बेड़े को तबाह किया है, उनके पास जितने मिसाइल हैं, जिस तरह उन्होंने बग़ैर खौफ और ख़तरे के, उन्होंने ये नहीं देखा कि अमेरिका सुपर पावर है, बरतानिया बहुत बड़ी ताकत है, उन्होंने जो भी आया वो काम कर गुजरे और उन्होंने अमेरिका और बरतानिया को इंतहाई 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 जलील कर दिया। अब इसराइल का मंसूबा क्या है, वो हिज़्बुल्लाह के हिज़्बुल्लाह का जो कप्तान या जो हिज़्बुल्लाह का कमांडर है उसके बहुत ही पिछले दिनों में करीब पहुंच चुके थे और उस पे अब वो हिज़्बुल्लाह यानी लुबनान पे हमला करने की तैयारियां कर रहे थे। जब चाइना, रशिया, तुर्की और सऊदी अरब ने खामोशी से पाकिस्तान और ईरान की सुलह करा दी, दोनों के सफ़ीर अपने अपने मुल्कों में वापस आ गए और पाकिस्तान, रशिया, चाइना, तुर्की और सऊदी अरब ने ईरान को ये बावर कराया कि असल मसला जो है इज़राइल है और वो लुबनान पे चंद दिनों में हमला करने वाला है, क्योंकि वो हिज़्बुल्लाह के कमांडर का पीछा करते करते लुबनान पर हमला करेगा और जब लुबनान पे हमला होगा तो इसका मतलब है कि मिडिल ईस्ट सारी जंग की लपेट में आ जाएगी। इस ज़ीमन में ईरान का रोल सबसे अहम होगा। अच्छी बात है कि ईरान के दिमाग में ये चीज़ पड़ गई है और वो समझ गया है कि उसकी उम्मीद क्या है। दोस्तों, चूंकि ईरान एटमी जो पावर बनने के बिल्कुल करीब है, बल्कि बन चुका है, सिर्फ उसने टेस्ट नहीं किया है और अगले चंद महीनों में वो ये एटमी पावर चेक करने वाला था और वो एटमी धमाके करके ये साबित करना चाहता था कि वो भी दूसरी इस्लामी एटॉमिक पावर है। आपको मालूम होगा कि सऊदी अरब ने भी ये कहा था कि जब ईरान अपनी सलाहियत को बढ़ाएगा या वो एटमी पावर बनेगा तो हमें भी ये सलाहियत हासिल करना पड़ेगी। अब ईरान का एटमी प्लांट या एटमी पावर बनना अमेरिका और इज़राइल की आंखों में खटक रहा था।
भारत इसमें गेम खेलना चाहता था। वो ईरान को पाकिस्तान के साथ लड़ा कर मकबूजा कश्मीर पर हमला करना चाहता था और उसे मोसाद की मुकम्मल हमायत हासिल थी। बैनुल-अक़वामी दुनिया जिनमें चाइना, रूस, सऊदी अरब और तुर्की जब ये सारी चीज़ साजिश को समझ गए तो उन्होंने ये मामला कूल डाउन कर दिया। अब क्या होने वाला है? अमेरिकन फ़ौज के एक साबिक कर्नल ये पेशगोई कर चुके थे कि चूंकि यूक्रेन की जंग अपने इख्तिताम को पहुंचने वाली है और अमेरिका के सदर जो बाइडन साहब की जो पब्लिक में उनकी परसेंटेज है, उनकी पॉपुलैरिटी है, वो रह गई है 25%। दुनिया की कोई भी इस्टेब्लिशमेंट 5 से 10% उस पॉपुलैरिटी को ऊपर नीचे करके इलेक्शन जितवा सकती है, लेकिन अगर इतने बड़े मुल्क में एक शख्स की पॉपुलैरिटी सिर्फ 25% रह गई है तो उसको कवर करना मुश्किल हो गया था। ये वो कर्नल जो रिटायर्ड, उसका नाम था माइकल या समथिंग लाइक दैट, या मुझे ज़हन में नहीं रहा है। तो अगर जो बाइडन का प्लान क्या है कि वो जैसे ही यूक्रेन की जंग ख़त्म होने को है, वो मशरक़ वस्ता में, पहले जब उसने अफ़गानिस्तान से अपनी अफवाज निकाली थी तो उनका प्लान यही था कि अगली जंग वो मशरक़ वस्ता में शुरू करेंगे और उसमें इज़राइल सबसे अहम किरदार अदा करेगा और इस तरह उनकी चौकीदारी, उनकी नंबरदारी, उनकी पावर वो कायम रहेगी। अब क्योंकि सारा तेल का निज़ाम मशरक़ वस्ता में है, जब अमेरिकन जिन्होंने इज़राइल के ज़रिए हमास पे हमला किया था या फ़िलिस्तीन पे हमला किया था तो वो अब नाकाम हो चुके हैं, क्योंकि इज़राइली फ़ौजी मेंटली इतने डिप्रेस हो गए हैं कि उन्होंने लड़ाई मज़ीद जारी रखने से इनकार कर दिया है। इसी तरह इज़राइल के वज़ीर जंग या वज़ीर वार जो व्हाट्सएवर जो आप कह सकें, उसने भी याहू या क्या नाम है उसका, इज़राइल के वज़ीर-ए-आज़म, उसको ये मशवरा दिया कि अब आप पीस की तरफ जाएं, जंग ख़त्म करें, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। इज़राइल की इकनॉमिक्स बैठ गई है, उसके तमाम इन्वेस्टर भाग गए हैं, इज़राइल में इसला अफरा तफरी है। अब अमेरिका कोई रास्ता ढूंढ रहा था कि किस तरह एक नया प्लान बनाकर इज़राइल को बूस्ट किया जाए। अब अमेरिका की ये साजिश जब रशिया, चाइना, तुर्की और सऊदी अरब ने भांप ली और उन्होंने ईरान को इस्तेमाल होने से रोका और उन्होंने कहा कि आपका असल गोल तो ये है, तो ईरान ने अपनी तमाम अफवाज को हाईलाइट कर दिया है। जैसे ही इज़राइल लुबनान पे या हिज़्बुल्लाह पे हमला करेगा तो ईरान के तमाम अफवाज, बर्री, बहरी और फ़ज़ाई, उनके लिए कोई मसला ही नहीं है। वो लुबनान की साइड से स्टेट वे इसराइल पे हमला कर देंगे। ये है आइंदा की पेशबंदी। और इसका नुकसान क्या होगा? ये जंग जब ईरान लुबनान के डिफेंस में आगे आएगा, इसराइल पे हमला करेगा, तो डेफिनेटली इस जंग में अमेरिका, जो इस वक्त तक कह रहा है कि हम जंग से दूर रह रहे हैं, अमेरिका और बरतानिया इस जंग में इन्वॉल्व होंगे। और जब अमेरिका और बरतानिया इन्वॉल्व होंगे तो तुर्की के रजब तुर्क एर्दोगान साहब को भी अपनी अहमियत का एहसास हो गया, उसके पता चल गया कि तुर्की की अहमियत क्या है। डेफिनेटली तुर्की इस जंग में शामिल हो जाएगा। जब तुर्की इस जंग में शामिल होगा तो यूरोप के वो ममालिक जिनके लिए तेल की सप्लाई बंद हो जाएगी इस जंग की वजह से, वो कैद साली का शिकार हो के वो भी जंग में कूदने के लिए तैयार हो जाएंगे और इस तरह ये जंग आलमी जंग अख्तियार कर जाएगी। क्योंकि पाकिस्तान, इंडिया और ईरान के दरमियान एक और मुल्क भी है जिसका नाम अफ़गानिस्तान भी है। अब जब ईरान इस जंग में इन्वॉल्व होगा तो डेफिनेटली अफ़गानिस्तान भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। और जब अफ़गानिस्तान इसमें इन्वॉल्व होगा तो इंडिया को एक बहाना मिल जाएगा, वो पाकिस्तान पे हमला करेगा। और जब पाकिस्तान पे हमला होगा तो डेफिनेटली पाकिस्तान और इंडिया की जंग भी शुरू हो जाएगी। और इस तरह ये जंग मशरक़ वस्ता से बढ़ती हुई बरे सगीर में आएगी। और जब बरे सगीर में आएगी तो चाइना और रशिया के अपने इंटरेस्ट हैं बरे सगीर में और मशरक़ वस्ता में, और वो भी इस जंग में इन्वॉल्व होंगे। इस तरह
یہ جنگ اینٹی امریکن اور اینٹی یورپن جنگ بن جائے گی، اور یہ جنگ تیسری عالمی جنگ کا جو کہ روپ اختیار کرنے کے لیے جا رہی ہے دوستو۔ یہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے، یہ پوری دنیا میں تباہی کا ایک باعث بننے والی جنگ ہو رہی ہے، جو آئندہ چند ہفتوں میں اس کا آغاز ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اگر بڑی طاقتوں نے عقل کے ناخن نہ لیے تو۔ دوستو یہ ہے میرا آج کا تبصرہ، امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گا، یا آپ اپنی رائے، شاید آپ کی رائے مجھ سے مختلف ہو سکتی ہے، چونکہ میں یہاں بیٹھ کے انگلینڈ میں بیٹھ کے جو اپنے سورسز ہیں اس سے جو انفارمیشن اکٹھی کر رہا ہوں، اس کی بنیاد پہ میں اپنا ایک تبصرہ دے رہا ہوں۔ آپ کا یعنی رائے اس سے مختلف بھی ہو سکتی ہے، آپ کا حق ہے کہ آپ اپنی رائے سے مجھے ضرور آگاہ کریں، اور دنیا میں ہونے والی اس ہولناک تباہی سے بچنے کے لیے کیا راستہ اختیار کیا جائے۔ ظاہر ہے میں اور آپ، ہم تو کامن مین، ہم کچھ کر نہیں سکتے، لیکن چلو اپنے ذہن کے مطابق کوئی تجویز تو دے سکتے ہیں۔ امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئے گی، اگر پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کر دینا۔ خدا حافظ۔